नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, हम सबको गोदी मीडिया से तरह तरह की शिकायतें हैं क्योंकि वो विश्वसनीय नहीं है, वो पक्षपात बरतता है। लेकिन उससे बचने का एकमात्र तरीका यही है कि आप स्वतंत्र पत्रकारिता की ताकत बने, उसके साथ खड़े हों। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें आर्थिक योगदान करके आप स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूत कर सकते हैं। इसके लिए कृपया इस वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाएं, उसमें एक लिंक है, उसको क्लिक करें और अपनी इच्छा के अनुसार भुगतान करें। तो आइए शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण का कार्यक्रम सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। बागी विधायकों को 3 दिन की मोहलत, अब क्या करेंगे गहलोत? यूएस कांग्रेस ने भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता पर चिंता जताई। राहुल गांधी ने गिनाई नाकामियां तो बिफरी बीजेपी, किया पलटवार। बीजेपी मुख्यमंत्री ने पंजाबी जाट को मंदबुद्धि बताया, फिर माफी मांगी। यूपी में जंगल राज, बेटियों के सामने पत्रकार को सरेआम गोली मारी। खास खबरों पर नजर डालने के बाद आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, सबकी निगाहें राजस्थान हाई कोर्ट पर लगी थी कि आज शायद कोई फैसला आएगा, लेकिन आज फैसला नहीं आया। खबर देखते हैं। सचिन पायलट और कांग्रेस के अन्य बागी विधायकों को जारी नोटिस को पायलट को गुरुद्वारा जयपुर हाई कोर्ट में चुनौती दिए जाने के मामले में हाई कोर्ट ने कहा है कि स्पीकर 24 जुलाई तक पायलट व बागी विधायकों को लेकर कोई फैसला न लें। इसका मतलब साफ है कि विधायकों को अभी कुछ दिन और रिजॉर्ट में रुकना पड़ सकता है। सुनवाई के दौरान पायलट के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि स्पीकर ने अयोग्यता का नोटिस बहुत जल्दबाजी में जारी किया है और इसमें कारण तक नहीं लिखा है। फिर महामारी के समय में जवाब देने के लिए केवल 3 दिनों का समय दिया है। इसके अलावा ये भी दलील दी गई कि पायलट और समर्थक विधायक पार्टी छोड़ के नहीं जा रहे हैं, वो तो बस मुख्यमंत्री के खिलाफ हैं। इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर के फेयरमाउंट होटल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई। माना जा रहा है कि गहलोत अपनी तैयारियों को पुख्ता कर लेना चाहते हैं। बैठक में गहलोत के अलावा कांग्रेस नेता अजय माकन, राजस्थान कांग्रेस के नवनियुक्त अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासारा और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इससे पहले सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान के बागी विधायकों के खिलाफ अदालत में कड़ा रुख अपनाया। पार्टी के वरिष्ठ नेता और मशहूर वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने राजस्थान हाई कोर्ट में स्पीकर की ओर से पैरवी करते हुए कहा था कि बागी विधायक स्पीकर पर फिलहाल सवाल उठा ही नहीं सकते। तो मामला अटक गया है हाई कोर्ट में जाकर। हाई कोर्ट अभी सुनवाई जारी रखे हुए है। 24 तारीख तक उसने स्पीकर द्वारा कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है, यानी इस अवधि तक अब विधानसभा अध्यक्ष बागी विधायकों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, उनकी सदस्यता को लेकर कोई भी कदम वो आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन ये जाहिर है कि इन 3 दिनों में जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो रुकी नहीं रहेंगी। एक तरफ बीजेपी और बागी और सचिन पायलट निश्चित रूप से कोशिश करेंगे कि गहलोत कम कैंप में जो विधायक हैं उनमें से कुछ को और तोड़ा जा सके, इस समय का इस्तेमाल किया जा सके। दूसरी तरफ गहलोत भी कुछ अपनी बिसात बिछाने में लगे होंगे। हो सकता है कि वो भी इसी कोशिश में हो कि जो बागी विधायक हैं उनकी संख्या को कम किया जाए, उनमें से कुछ को दबाव डालकर, कुछ को मनाकर, पटाकर वापस अपने साथ लाया जाए, ताकि जो सचिन पायलट हैं उनके पास कम से कम विधायक रह जाएं। तो ये खेल अभी चलेगा। ये भी हो सकता है कि गहलोत अचानक विधानसभा का सत्र बुलाकर अपना बहुमत साबित करने की कोशिश करें, और चूँकि अगर वो उनका आत्मविश्वास भरपूर है, अगर उनको लगता है कि उनके पास संख्या बल है, तो वो ये दांव खेल सकते हैं। और इस दांव के खेलने से सचिन पायलट की पूरी रणनीति गड़बड़ा सकती है, क्योंकि तब उन्हें सदन में आना पड़ेगा और गहलोत सरकार को वोट करना पड़ेगा। अगर वोट नहीं करेंगे तो उनकी सदस्यता तुरंत खारिज हो सकती है। तो ये चांस लेंगे कि नहीं गहलोत, क्योंकि इसमें थोड़ा जोखिम भी है, खतरा भी है, क्योंकि
वो नंबरों के प्रति जितना आश्वस्त हैं, अगर वो नंबर ना हुए, उनमें कोई फेरबदल हुआ तो उनकी सरकार गिर भी सकती है। तो ये नाप तोल कर ही गहलोत को अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन अभी तक जो स्थितियां दिख रही हैं उसमें सचिन पायलट का पलड़ा निश्चित रूप से कमज़ोर है, और उनकी कमज़ोरी का एक लक्षण ये भी है कि बीजेपी भी आक्रामक नहीं हो रही। वो भी नहीं चाह रही कि बहुमत की परीक्षा सदन में हो, क्योंकि एक बार परीक्षण हुआ और गहलोत सरकार उसमें से निकल गई तो 6 महीने के लिए वो निर्द्वंद हो जाएगी। उसको कोई ख़तरा नहीं रहेगा। 6 महीने बाद ही कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है। इस बीच में अगर इन विधायकों की भी सदस्यता चली गई, उपचुनाव होंगे और उसमें गहलोत अपने को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। तो अभी तक मामला जो है वो गहलोत के पक्ष में झुका हुआ नज़र आ रहा है। अब गहलोत अपनी गोटियां कैसे आगे चलते हैं ये देखने की बात होगी। हाई कोर्ट से कोई बड़ा फैसला आने की उम्मीद नहीं की जा रही है, क्योंकि चूँकि स्पीकर ने अभी कोई कदम ही नहीं उठाया है तो हाई कोर्ट उस पर कुछ कार्रवाई भी नहीं कर सकता है। इसलिए बहुत संभावना यही है कि हाई कोर्ट इस मामले को अधर में लटका दे, यानी वो इस तरह का कोई फैसला न दे, और दे भी नहीं सकता। वो विधानसभा अध्यक्ष को उनके जो उनका दायरा है कार्यक्षेत्र का, उसमें दखल भी नहीं दे सकता है। विधानसभा अध्यक्ष कोई निर्णय ले लें उसके बाद ही उसकी सुनवाई हो सकती है। तो मामला अभी थोड़ा पेचीदा है, लेकिन कहा जा सकता है कि गहलोत अगर कोई बड़ा कदम उठाना चाहेंगे तो उनके लिए परिस्थितियां ज़्यादा अनुकूल हैं। अगली खबर लेते हैं। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एक संशोधन पारित करके लद्दाख की गलवान घाटी में भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता और दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों पर चिंता जताई है। यूएस कांग्रेस ने कहा है कि चीन ने कोरोना वायरस की आड़ में भारत की ज़मीन को कब्जाने का एक प्रयास किया है। साथ ही दक्षिण की चीन सागर में भी उसने अपने दावों को मजबूत करने की कोशिश की है। संसद सदस्य चोबोट ने कहा कि प्रशांत क्षेत्र में भारत एक महत्वपूर्ण और लोकतांत्रिक साझेदार है। उन्होंने कहा कि वो भारत के साथ खड़े हैं क्योंकि वो चीन के शत्रुतापूर्ण कृत्यों का सामना करता है। इसके अलावा एक और भारतीय अमेरिकी कांग्रेसी राजा कृष्णमूर्ति ने 8 अन्य लोगों के साथ एक अन्य संशोधन रखकर बीजिंग से आग्रह किया है कि वो स्थिति को खराब न करे और बिना बल का प्रयोग किए स्थिति को संभाले। ये सब तब हुआ है जब अमेरिकी और भारतीय युद्धपोतों ने अंडमान में साझा अभ्यास किया है। इसमें भारतीय नौसेना के बड़े विध्वंसक पोतों, फ्रिगेटों, पनडुब्बियों और समुद्र टोही विमानों ने भाग लिया है, हिस्सा लिया है। तो अमेरिका में के कांग्रेस में इस तरह का संशोधन पारित होना कोई बड़ी बात नहीं है, ख़ास तौर पर ऐसे माहौल में जब अमेरिका खुद चीन से पहले से ही भिड़ा हुआ है। यानी ट्रेड वार पिछले 2.5-3 साल से ट्रंप का चीन के साथ चल रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। भारत को उसने जोड़ लिया है क्योंकि ये उसकी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सूट करता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ट्रंप साहब को चुनाव लड़ना है, चुनाव में चीन के विरुद्ध एक माहौल बनाने की कोशिश करना है ताकि एक राष्ट्रवाद खड़ा हो और उसका फ़ायदा मिले। तो इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, कूटनैतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर कोई बड़ा प्रभाव पड़ेगा ऐसा नहीं लगता है। हाँ, भारत ये यकीन कर सकता है या ये उम्मीद कर सकता है कि अमेरिका उसके साथ अब ज़्यादा प्रतिबद्धता के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अमेरिका अवसरवादी देश है, वो कभी किसी के साथ तभी जुड़ता है जब उसको कोई फ़ायदा होता है। तो क्या फ़ायदे देख रहा है, क्या नुकसान है, ये भारत सरकार को, भारत की का जो कूटनैतिक तंत्र है उसको देखना पड़ेगा और उसको जांच परख कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकी सहयोग और समर्थन पर बहुत ज़्यादा मनस्सर नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा उस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। और उसके अपने बहुत सारे दुष्परिणाम भी हैं। उससे रूस नाराज़ हो सकता है, उससे और भी दूसरी उथल पुथल हो सकती हैं। इसलिए ये अमेरिका में जो कुछ हुआ है वो बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक है, दिखावटी ज़्यादा है, उसमें ठोस चीज़ें कम हैं। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे निवेदन करूंगा कि कृपया आज के कार्यक्रम पर, आज की खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया, अपनी टिप्पणियां, अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज कराते चलें। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के द्वारा कोरोना काल में सरकार की उपलब्धियां कहकर
तंज कसने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल को जवाब दिया है। राहुल ने मंगलवार को ट्विटर पर फरवरी से लेकर जुलाई तक की कुछ घटनाओं का जिक्र करके मोदी सरकार पर करारा हमला बोला था। इसमें राहुल ने कहा था कि फरवरी में नमस्ते ट्रंप किया गया, मार्च में मध्य प्रदेश में सरकार गिराई, अप्रैल में मोमबत्ती जलवाई गई, मई में सरकार की 6ठी सालगिरह मनाई गई, जून में बिहार में वर्चुअल की रैली की गई और जुलाई में राजस्थान सरकार गिराने की कोशिश की गई। राहुल ने कटाक्ष करते हुए आगे लिखा कि इसीलिए देश कोरोना की लड़ाई में आत्मनिर्भर है। उनका ये तंज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन बयानों की ओर था जिसमें वे आत्मनिर्भर भारत की बात करते रहे हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल को उन्हीं के अंदाज में जवाब देने की कोशिश की और कहा कि राहुल पिछले 6 महीनों में अपनी उपलब्धियों को नोट कर लें। उन्होंने लिखा है, फरवरी में शाहीन बाग और दंगे, मार्च में ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश को खोना, अप्रैल में प्रवासी मजदूरों को भड़काना, मई में कांग्रेस की ऐतिहासिक हार की 6ठी वर्षगांठ, जून में चीन का बचाव करना और जुलाई में राजस्थान में कांग्रेस सरकार गिरने की आहट। जावड़ेकर ने लिखा है कि राहुल बाबा, अब आप कोरोना के खिलाफ जंग में भारत की उपलब्धियों को नोट करें। केंद्रीय मंत्री ने लिखा कि भारत में अमेरिका, यूरोप और ब्राज़ील के मुकाबले औसत मामले, एक्टिव मामले और मृत्यु दर कम है। उन्होंने आगे लिखा है कि राहुल जी, आपने मोमबत्ती जलाने का मजाक उड़ाकर भारत के लोगों और कोरोना वॉरियर्स का अपमान किया है। तो ये नोक झोंक चल रही है। राहुल गांधी लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं और बीजेपी को मजबूर कर रहे हैं कि वो जवाब दे, क्योंकि बार बार जवाब देने के लिए मजबूर करना ये एक तरह से ये एक तरह का ऐसा संवाद है जिसमें बीजेपी घिरती जा रही है, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है। जैसे उसने कहा कि फरवरी में शाहीन बाग और दंगे, अब ये शाहीन बाग और दंगे में कांग्रेस की क्या भूमिका रही है, कोई कुछ उस पर उंगली उठाई नहीं जा सकती, क्योंकि कांग्रेस इसमें कहीं भी नहीं थी। दंगे सब जानते हैं कि बीजेपी का कराया धराया था, उनके नेताओं ने भड़काने वाले बयान दिए, उनके नेताओं ने एक तरह से कहा जाए कि दंगों में सक्रिय भागीदारी भी की। तो ये शाहीन बाग का मसला, आपने जो नागरिकता संशोधन कानून लाए उसके खिलाफ हुआ था और देश भर में प्रदर्शन हुआ था, उसमें कांग्रेसी कहाँ थे, कांग्रेस का रोल क्या था। तो बहुत सारे ऐसे झूठ हैं जो उनके जवाब में बोले जा रहे हैं और बीजेपी के पास, सरकार के पास झूठों का पुलिंदा है, वो सच नहीं बोल पा रही है और जितनी बार वो जवाब देती है वो और भी झूठ उसके और भी मुखर होकर सामने आते हैं। दोनों पक्ष, आप दर्शक भी, जो राहुल ने कहा है, जो जावड़ेकर ने जवाब दिया है, उन दोनों को आप सामने रख कर देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएगी। अब अप्रैल में प्रवासी मज़दूरों को भड़काना, अब ये अप्रैल में जो भी प्रवासी मज़दूर गए हैं, अप्रैल में, मई में, जून में लगातार गए हैं, ये हम सब जानते हैं कि अचानक लगाए लॉकडाउन की वजह से गए हैं, किसी के भड़काने से, किसी के उकसाने से नहीं गए हैं। ये पूरा देश जानता है और पूरी दुनिया जानती है। अब इसका आरोप अगर आप कांग्रेस पर मढ़ रहे हैं, तो आप अगर देश के लोगों को इतना मूर्ख बुद्धू समझते हैं तो मेरे ख्याल से बीजेपी को अपनी रणनीति पर दोबारा सोचना चाहिए, अपनी सोच का ज़रा एक टेस्ट और कर लेना चाहिए। तो ये बीजेपी अब उलझती जा रही है और राहुल गांधी सही ट्रैक पर हैं। हमें लगता है कि राहुल गांधी अगर बार बार इसी तरह से हमला करेंगे तो बीजेपी और भी ज़्यादा एक्सपोज होगी जवाब देने के फेरे में। आगे बढ़ते हैं। अक्सर अटपटे बयान, अंधा ज्ञान देने वाले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव ने एक बार फिर विवादित बयान दिया, मगर निंदा आलोचना के बाद उन्हें आखिरकार माफ़ी मांगने को विवश भी होना पड़ा है। दरअसल विप्लव देव ने अगरतला के एक कार्यक्रम में कहा कि अगर हम पंजाब के लोगों की बात करें तो हम कहते हैं कि वो एक पंजाबी हैं, एक सरदार हैं, सरदार किसी से नहीं डरता, वे बहुत मजबूत होते हैं लेकिन दिमाग कम होता है, कोई भी उन्हें ताकत से नहीं बल्कि प्यार और स्नेह के साथ जीत सकता है। इसके बाद उन्होंने कहा था, मैं आपको हरियाणा के जाटों के बारे में बताता हूँ। तो लोग जाटों के बारे में कैसे बात करते हैं, वे कहते हैं जाट कम बुद्धिमान हैं लेकिन शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं। यदि आप एक जाट को चुनौती देते हैं तो अपनी बंदूक अपने घर से ले आएगा। इस बयान के बाद विप्लव देव की जमकर आलोचना होने लगी, लोग उनकी मानसिकता पर सवाल उठाने लगे। तो विप्लव देव ने सफाई देते हुए माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि मुझे पंजाबी और जाट दोनों ही समुदायों पर गर्व है, मैं खुद भी
काफ़ी समय इनके बीच रहा। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात से किसी समाज को ठेस पहुंची है तो वे माफ़ी मांगते हैं। बता दें, ऐसा पहली बार नहीं है जब विप्लव देव अपने ऊल जूल बयानों के लिए चर्चा में आए हों। इससे पहले वो महाभारत काल में इंटरनेट सैटेलाइट के होने के बारे में भी बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि महाभारत के दौरान संजय ने हस्तिनापुर में बैठकर धृतराष्ट्र को बताया था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध में क्या हो रहा है। संजय इतनी दूर रहकर आंख से कैसे देख सकते हैं। सो इसका मतलब है कि उस समय भी तकनीक थी, इंटरनेट था और सैटेलाइट था। वो युवाओं को नौकरियों के बदले पान की दुकान खोलने की सलाह भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि युवा सरकारी नौकरी तलाश करने के लिए राजनीतिक पार्टियों के पीछे भागने की बजाय पान की दुकान लगा लें तो उनके बैंक खातों में लाखों रुपए, 5 लाख रुपए जमा हो जाते हैं। विप्लव देव ने मिस वर्ल्ड डायना हेडन को लेकर भी विवादित बयान दिया। तो उन्होंने कहा था डायना हेडन इंडियन ब्यूटी नहीं है, डायना हेडन की जीत फिक्स थी। डायना हेडन भारतीय महिलाओं की सुंदरता का प्रतिनिधित्व नहीं करती, ऐश्वर्या राय करती हैं। तो आप विप्लव देव के पूरे बयानों से स्पष्ट तौर पर समझ सकते हैं कि न पंजाबी मंदबुद्धि हैं, न जाट मंदबुद्धि हैं। मंदबुद्धि हैं तो विप्लव देव मंदबुद्धि हैं जो इस तरह के बयान देते हैं। उनके ज्ञान का जो भंडार है वो बहुत सीमित है, इसलिए वो ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं, ऐसे ऐसी सलाहें देते हैं, ऐसे ऐसे उपाय बताते हैं जो कि एक अल्पबुद्धि व्यक्ति ही दे सकता है जिसको समझ ना हो। और इसके अलावा उनके अंदर एक नस्लवादी कीड़ा भी है जो उनके इस बयान में दिखता है कि डायना हेडन इंडियन ब्यूटी नहीं है, ऐश्वर्या राय इंडियन ब्यूटी हैं। तो डायना हेडन चूँकि नाम से ही आप समझ सकते हैं कि ईसाई हैं और ऐश्वर्या राय हिंदू हैं। तो ये हिंदू और ईसाई का जो विरोधाभास है ये उनको अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें एक जो भाजपाई मानसिकता है, संघी विचारधारा है जिसकी ट्रेनिंग उनको ज़रूर मिली होगी, उसके हिसाब से सोच कर उन्होंने ये बयान दिया था। तो पूरा सोच उनका बहुत ही पिछड़ा पुरातनपंथी, और ना तो वो विज्ञान को जानते हैं, ना विकास की अवधारणा को समझते हैं, ना ह्यूमन सिविलाइजेशन मानव सभ्यता कैसे आगे बढ़ी है इसके बारे में उन्होंने कभी काखा गागा पढ़ा होगा। इसलिए इस तरह के बयान वो दे रहे हैं और अपनी हंसी उड़वा रहे हैं और आखिरकार उन्हें माफ़ी मांगने भी पड़ती है। तो ये है विप्लव दास। ऐसे ही और भी चरित्र हैं, आप बीजेपी में देख सकते हैं। एक राज्यपाल तथागत हैं, उनके बयान भी करीब करीब इसी स्तर के होते हैं। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। इसकी एक नई ताज़ा वानगी तब सामने आई जब गाज़ियाबाद में एक पत्रकार को उनकी 2 बेटियों के सामने पीटा गया और गोली मार दी गई। पुलिस ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि हमलावर पत्रकार विक्रम जोशी के परिवार को जानते थे। जोशी के सिर में गोलियां लगी हैं। वे एक निजी अस्पताल में गंभीर स्थिति में भर्ती किए गए हैं। दरअसल गाज़ियाबाद में कुछ बदमाश विक्रम जोशी की भांजी को काफ़ी दिनों से छेड़ रहे थे, जिसके बाद पत्रकार ने छेड़ने के बारे में तहरीर पुलिस को दे दी थी। इस मामले में न तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की और न ही किसी की गिरफ्तारी की। तहरीर देने से नाराज़ बदमाशों ने पत्रकार को गोली मार दी। परिजनों का भी कहना है कि अगर विक्रम की तहरीर पर कार्रवाई होती तो आज ये घटना न हुई होती। विक्रम की भांजी को लगातार छेड़ा जा रहा था और इसके बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। बता दें कि उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर यह पहला हमला नहीं है। आए दिन पत्रकारों की हत्या की खबरें आ रही हैं। बीते दिनों कानपुर से सटे गंगा घाट थाना क्षेत्र में बेशकीमती सरकारी ज़मीन लूट मामले की शिकायत करने पर पत्रकार की उन्नाव शुक्लागंज रोड पर दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बीते साल अक्टूबर में भी कुशीनगर जिले में पत्रकार राधे श्याम शर्मा की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। राधे श्याम एक हिंदी दैनिक में पत्रकार थे। बीते ही साल अगस्त महीने में सहारनपुर में भी पत्रकार की हत्या हुई थी। कुछ लोगों ने पत्रकार उसके भाई की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या कर दी थी। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और हमलावरों के मन में कानून का रत्ती भर भी खौफ नहीं दिख रहा है, 1,500 से ऊपर एनकाउंटर किए जाने के बावजूद। तो ये है उत्तर प्रदेश में योगी का राज, जंगल राज, जिसमें इस पूरी कहानी के 2 हिस्से हैं। एक तो विक्रम जोशी को आप एक नागरिक के तौर पर देखें जो अपनी भांजी की छेड़छाड़ से परेशान थे, दुखी थे और इसकी बाकायदा कंप्लेन उन्होंने दर्ज करवाई पुलिस पर। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और
नतीजा क्या हुआ कि उन पर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ। पता नहीं वो किन हालत में हैं, बहुत गंभीर हैं, क्या होगा पता नहीं। और दूसरा ये है कि वो पत्रकार भी थे, तो पत्रकारों पर जो हमले लगातार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं, कई जगह तो सुनियोजित संगठित भी हो रहे हैं और सत्तारूढ़ दल के द्वारा भी करवाए जा रहे होंगे। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति उत्तर प्रदेश में है, जहां ना आम नागरिक सुरक्षित है, ना पत्रकार सुरक्षित हैं। तो इस तरह के अपराधी, जो कि दावा भले ही किया जाता हो योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि उत्तर प्रदेश में या तो अपराधी जेल में होंगे या यमराज के पास, लेकिन ये खुलेआम घूम रहे हैं, हमले कर रहे हैं, मार रहे हैं, आम नागरिकों को परेशान कर रहे हैं, पत्रकारों की जानें ले रहे हैं। और अब खबर बुलेटिन ख़त्म करने से पहले आपको आज कोरोना से संबंधित जो ताज़ा तरीन खबरें हैं उनसे अवगत करा देते हैं। तो आपको सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी खबर ये बता दूं कि ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन को शुरुआती ट्रायल में बहुत सुरक्षित पाया गया है, कारगर पाया गया है वैक्सीन पर। लेकिन WHO ने कहा है कि WHO ने कहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अभी लंबा रास्ता तय करना है, इसमें अभी वक्त लगेगा अंतिम रूप से वैक्सीन तैयार होने में। देश में एक दिन में 37,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 11,55,000 से अधिक हो गया है और दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,47,00,000 से अधिक पहुंच गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। sathhindi.com को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब करेंगे। और अब मुझे अनुमति दीजिए, कल फिर मैं इसी वक्त हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।